Assalamu alaikum dear students. Today we will start Ascomycota. Common name of Ascomycota is sap fungi. और पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी डिफरेंट टाइप्स। तो एस्कोमाइकोटा जो है ये कुछ कैरेक्टर्स इस तरह यहाँ पे दिए हुए हैं कि इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई एंड ओवर 60,000 स्पीशीज ऑफ फंजाई बिलोंग टू एस्कोमाइसीड्स और एस्कोमाइकोटा and these fungi are also an important members of lichen association and mycorrhizal association, which are the symbiotic associations of fungi with other living organisms, and most of the members are terrestrial while few members may live in aquatic environment. And this group also includes a great variety of yeasts. यीस्ट के बारे में एक कंसेप्ट आपको क्लियर होना ज़रूरी है एफएससी में भी, क्योंकि आपने यीस्ट के बारे में पढ़ा है एस्कोमाइसीड्स में, तो आपके जहन में ये बात आ सकती है कि तमाम यीस्ट का ताल्लुक जो है एस्कोमाइसीड्स से होगा। ऐसा नहीं है। बेसिकली यीस्ट आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ऑल यूनिसेलुलर फंजाई विल बी नोन एज यीस्ट्स, बट मोस्ट ऑफ द यीस्ट बिलोंग टू एस्कोमाइसीड्स एंड इट डजंट मीन दैट यीस्ट डजंट बिलोंग टू अदर मेंबर्स। ऐसा नहीं है, अदर ग्रुप्स ऐसा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो यीस्ट हैं उनका ताल्लुक एस्कोमाइसीड्स से है। कुछ अलबत्ता यीस्ट जो है वो दूसरे ग्रुप्स में भी मौजूद हो सकती हैं। तो इसके बाद चलेंगे इसकी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तो मोस्टली कोनिडिया के ज़रिए से होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एस्कोस्पोर्स के ज़रिए से होती है। एस्कोस्पोर जो होते हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पैदा होते हैं और इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं एस्कस, प्लूरल होगा असाई। और असाई में एस्कोस्पोर्स यानी कि हर एक एस्कस में एस्कोस्पोर्स कितने बनते हैं, इनका स्पेसिफिक नंबर होता है कि 8 एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन साइड ईच एस्कस। और फिर ये जो एस्कस जिसका प्लूरल असाई है, ये असाई कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये असाई जो है बाज़ औक़ात फ्रूटिंग बॉडीज़ में प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्रूटिंग बॉडी की एक शेप है, और शेप्स भी हो सकती हैं। अभी हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को आगे लेके चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एस्को ये जो शेप्स हैं इसकी एस्कोकार्प्स की और शेप्स भी हो सकते हैं। तो ये फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प और इसके अंदर ये असाई हैं। हर एक एस्कस में एस्कोस्पोर्स हैं। तो फ्रूटिंग बॉडी की शेप्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसकी रिप्रोडक्शन के मज़ीद इवेंट्स की तरफ चलेंगे। एस्कोस्पोर्स और एस्कस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे बुक के मुताबिक डिटेल, तो इधर आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि हाँ हाइफी के बारे में बताया कि सेप्टेट है यहाँ पे, और इसमें जो है लेंथी डाइकैरियोटिक फेज़ होती है। इसके अलावा इनिशियली इसमें मोनोकैरियोटिक फेज़ जो है प्रोड्यूस होती है। मोनोकैरियोटिक मतलब सिंगल न्यूक्लियस पर सेल कंडीशन होना। डाइकैरियोटिक से मुराद क्या है, टू न्यूक्लियाई पर सेल की कंडीशन होना, इसको डाइकैरियोटिक कह देते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पर होगी जिस तरह कि हमने कहा एस्कस में एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। एस्कस एक सैक लाइक थैली नुमा सा स्ट्रक्चर है या ट्यूब लाइक वेसल लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसको बाज़ औक़ात एस्कस को हम मियोस्प्रेंजियम भी कह देते हैं, लेकिन ये खैर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म नहीं है। मियोस्प्रेंजियम इसलिए कह देते हैं क्योंकि इसमें मियासिस से स्पोर्स पैदा होंगे। एस्कोस्पोर ना मियासिस से पैदा होते हैं, इसलिए इसको बाज़ औक़ात मियोस्प्रेंजियम भी कह देते हैं। और ये स्पोर्स मियोस्पोर्स भी कहला सकते हैं, एस्कोस्पोर्स भी, लेकिन आपने बहरहाल टर्म जो याद रखनी है वो एस्कोस्पोर्स की ही टर्म याद रखनी है। फिर कुछ इसमें मेंबर्स जो हैं होमोथैलिक हैं, कुछ मेंबर्स इसके हेटेरोथैलिक हैं। होमोथैलिक कौन से मेंबर्स होते हैं, पहले हमने बात की हुई है कि जिसमें रिप्रोडक्शन के हवाले से कोई स्पेसिफिसिटी या डिफ्रेंसिएशन ना हो। जो मर्ज़ी फंगस उस स्पीशी की जिस मर्ज़ी कॉलोनी के साथ रिप्रोडक्शन कर ले। लेकिन हेटेरोथैलिक वो फंजाई होते हैं कि जिसमें एक स्पीशी के अंदर फर्दर आगे दो वैरायटियाँ पाई जाएँ, जैसे कि एनिमल्स में मेल और फीमेल्स होते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो हेटेरोथैलिक स्पीशी होती है उसमें सिलेक्शन का एक मैकेनिज़्म पाया जाता है। इस बिना पे हम कहते हैं कि दो अपोजिट इसमें मेटिंग स्ट्रेन्स या मेटिंग टाइप्स होती हैं, या मेटिंग टाइप्स भी कह देते हैं, स्ट्रेन्स भी लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं। तो अगर उसमें अपोजिट मेटिंग टाइप के मेंबर्स आपस में रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन हो जाएगी। सेम मेटिंग टाइप के मेंबर्स रिप्रोडक्शन करेंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, यानी कि सपोज हम उसको नाम दे देते हैं प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस अपोजिट मेटिंग टाइप्स कंसिडर होंगे, इनकी रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। प्लस प्लस की रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, माइनस माइनस की रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इसके स्टेप्स की तरफ चलेंगे, स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जी नेक्स्ट देखते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एस्कोमाइकोटा और इसके डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जैसे यहाँ दिया गया यह है गैमेटेंजिया फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियोटिक फेज। ये थोड़ी सी यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको डाइकैरियोटिक आप कर लेंगे, डाइकैरियोटिक DIC लिख लेंगे। तो इसमें देखिए गैमेटेंजिया मीन सेक्स ऑर्गन्स। गैमेटेंजिया जो है कैसे बनेंगे, यहाँ पर ये होता है कि बाज़ जो हाइफी होते हैं ये मॉडिफाई हो जाते हैं सेक्स ऑर्गन्स में। और जिस तरह कि हमने कहा कि वैसे तो यहाँ पे सारी माइसीलियम सेप्टेट है, लेकिन यहाँ पे होता है कोई हाइफल टिप जो है वो सेप्टा के ज़रिए से सेपरेट हो जाती है सेक्स ऑर्गन की फॉर्म में। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन है एस्कोगोनियम। एस्कोगोनियम जो है इसके ऊपर एक इलांगेटेड बीक सी होती है, टिप सी होती है। ये तो यहाँ क्योंकि फ्यूजन हो चुकी है ना इसके साथ, एंथ्रीडियम के साथ ही मिल चुकी है। वरना इनिशियली ये ना बिल्कुल सेपरेट, मतलब एक बीक सी होती है, मुड़ा हुआ सा हुक लाइक सा स्ट्रक्चर होता है। इसको क्या नाम देते हैं, ट्राइकोगाइन का नाम देते हैं। ये एक तरह की नेक सी होती है इसकी एस्कोगोनियम की। और ये इसका एंथ्रीडियम नज़र आ रहा है इसके साथ अटैच, यानी कि वो जो हाइफा एस्कोगोनियम को प्रोड्यूस करता है उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो है यहाँ पे प्रोडक्शन किसकी होती है, एंथ्रीडियम की प्रोडक्शन होती है, जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये इसके जिस वक्त यहाँ पे हाइफल टिप्स जो हैं डेवलप हो जाती हैं एंथ्रीडिया में और एस्कोगोनिया में, उसके बाद फिर क्या होता है फर्टिलाइजेशन के स्टेप में ट्राइकोगाइन जो है रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। ट्राइकोगाइन से पॉइंट ऑफ कंटैक्ट ऑफ एंथ्रीडियम एंड एस्कोगोनियम डेवलप होता है, वॉल ऑफ कंटैक्ट डिसॉल्व होती है और यहाँ से इनके कंटेंट्स आपस में मिलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपने याद रखना है वो क्या है कि हेयर एट दिस स्टेप fusion of cytoplasm plasmogamy occurs but fusion of nuclei karyogamy does not occur here at this step. Only the cytoplasm of antheridia and ascogonia fuses together but the nuclei never unite at this stage. So as a result nuclei of both ascogonia and antheridia will remain together in the same ascogonium. और यहाँ से स्टार्ट फिर किसका हो जाएगा इस तरीके से डाइकैरियोटिक फेज़ का, यानी कि 2 न्यूक्लियाई की। जी डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉलो करें। यहाँ पे इन डायग्राम से आपको चीज़ें यहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से एस्कोगोनियम एंथ्रीडियम जो है आप देखें आपस में मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे ना वो इधर आप इन डिटेल डायग्राम डी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब हुआ ये कि 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई, वन फ्रॉम एंथ्रीडियम वन फ्रॉम एस्कोगोनियम, ये क्या करते हैं पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग करके एक हाइफा प्रोड्यूस करते हैं। एक हाइफा इन्होंने यहाँ पर जिस तरह शो कर दिया, ये हाइफा जो है इसको एस्कोजिनस हाइफा का हम नाम देंगे। और ये जो है किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ आप यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पर ये एंथ्रीडिया और एस्कोगोनिया आपस में इन्होंने रिप्रोडक्शन के स्टेप्स किए थे ना, तो ये जो एस्कोगोनियम है ना इससे ब्रांचेस निकल जाती हैं इस तरीके से। और ब्रांचेस में सेल्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज हो जाते हैं, 2-2 न्यूक्लियाई ना, एक एंथ्रीडियम वाला एक एस्कोगोनियम वाला, ये इसमें शिफ्ट हो जाते हैं। यानी कि हुआ, अब आप उन्हें बात मतलब समझनी है, एंथ्रीडिया एस्कोगोनियम मिल गया ना, मतलब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म का अमल तो हो चुका था, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई का अमल नहीं हुआ था। तो न्यूक्लियाई 2 तरह के थे, एक एंथ्रीडियम से आया वो एक एस्कोगोनियम का बना। तो इन्होंने क्या कि बहुत सारे थे ना, क्योंकि ये इन्होंने आगे डिवीजन भी मतलब ये मज़ीद करते हैं और ये पेयरिंग कर लेते हैं, एक एंथ्रीडियम वाला और एक एस्कोगोनियम वाला न्यूक्लियस एक सेल में चले जाते हैं और इस तरीके से मैंने बताया सारा डिवीजन होती चली जाती है। उसके नतीजे में यहाँ पर सेल्स की चेन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं कि हाइफा, किससे, एस्कोगोनियम से, क्योंकि एस्कोगोनियम से ओरिजिनेट हो रहे इसलिए को क्या कहेंगे इनको, एस्कोजिनस हाइफा। तो एस्कोजिनस हाइफी जो हैं ये एक एस्कोजिनस हाइफा आपको शो किया गया, इन्होंने थोड़ा सा लार्ज करके अब शो किया। तो होगा ये कि ये एस्कोजिनस हाइफा जो है ये बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल है, सेल्स की चेन है मतलब पूरी। इसमें हर एक सेल जो है वो डाइकैरियोटिक फेज़ में, यानी कि डाइकैरियन 2-2 न्यूक्लियस की कंडीशन नज़र आ रही है। तो जो टिप वाला सेल होता है ना ये फिर डिवीजन मतलब ये एक हुक शेप स्ट्रक्चर बना के ना न्यूक्लियर डिवीजन का प्रोसेस करके आगे जो है रिप्रोडक्शन के यूनिट्स को लेके चलता है। और ये जो हम देख रहे हैं आगे आप देखें डायग्राम ई से, अब ये हुक शेप स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ और आगे चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ लिख दिया E to H स्टेप्स किसके हैं, क्रूजियर फार्मेशन के हैं। ये जो क्रूजियर फार्मेशन है ना ये एस्कोमाइसीड्स का करैक्टरिस्टिक फीचर है, गो के इसमें और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अल्टरनेटिव वेज भी हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये इसके एक करैक्टरिस्टिक फ़ीचर कंसिडर होता है क्रूजियर फार्मेशन। तो क्योंकि ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी एक अहम स्टेप है, इंटरव्यू कहीं पे आप देने जाए उसके लिए भी अहम स्टेप है कि क्रूजियर फार्मेशन कहाँ होती है। क्रूजियर फार्मेशन आप बताएंगे एस्कोमाइसीड्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होती है, ठीक है।
तो ये होगा क्या, ये सिंपली आप थोड़ा सा इसको समझेंगे कि होगा ये, यहाँ पे जो सेल था ना टिप वाला, इसके 2 न्यूक्लियाई थे। तो ये ना इस तरीके से हुक शेप स्ट्रक्चर जब बनता है तो एक न्यूक्लियस इस तरफ आ जाता है, इस बड़े हुए हिस्से में एक इधर रह जाता है, फिर ये दोनों डिवीजन कर जाते हैं, इसमें भी डिवीजन, इस न्यूक्लियस में भी डिवीजन। देख रहे हैं, इससे भी 2 बन गए, इससे भी 2 बन गए। ये इधर वाला ना, इसको मैं ब्लैक कलर से शो कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिसिंग था। तो ये ब्लैक कलर वाले न्यूक्लियस भी 2 हो गए, वाइट कलर वाले न्यूक्लियस भी 2 हो गए। ठीक है, समझने के लिए उनको कलर्स डिफरेंट शो किए। फिर 4 न्यूक्लियाई हो गए ना इसमें, इस हुक शेप सेल में 4 अब इस तरीके से तकसीम होते हैं कि इसमें 2 सेप्टा बन जाते हैं। एक सेप्टम यहाँ बन गया, एक यहाँ पे बन गया। इसके नतीजे में ये 2 सेल्स कैसे बन गए, सिंगल न्यूक्लियस वाले। लेकिन ये वाला जो सेल बना दरमियान में टिप पे जो बना, ये कैसा बन गया, 2 न्यूक्लियाई वाला। तो 4 न्यूक्लियाई इस तरीके से तकसीम हुए। फिर ये जो टिप वाला सेल है, इसको हम क्या नाम क्या देंगे, इसको पेनल्टीमेट और हुक सेल कहते हैं। असल इंपॉर्टेंट सेल यही है। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो हुक शेप बना, इसको क्या नाम दिया हमने, क्रूजियर का नाम दिया। पूरा स्ट्रक्चर क्रूजियर का है, उसका टिप वाला सेल पेनल्टीमेट और हुक सेल। यहाँ पे अब आके कौन सा स्टेप होगा, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। पहले हमने कहा ना सिर्फ यहाँ पे क्या हुए थे, इनिशियल स्टेप्स पे साइटोप्लाज्म के मिलने का अमल हुआ था, न्यूक्लियाई नहीं मिले थे। अब आके यहाँ क्रूजियर फॉर्मेशन के जरिए न्यूक्लियाई मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा ये वाला सेल, जाइगोट। जो चीज़ें देखिए मैं पढ़ाने के दौरान यहाँ पे ऐड करता हूँ, मैंने जो पेन से लिखी हुई होती हैं, ये प्लीज़ आप भी अपनी बुक्स में ऐड कर लिया करें। तो अब ये जाइगोट बन गया। और जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड। हमने पढ़ा मोस्टली फंजाई क्या होते हैं, हैप्लॉयड। तो एस्कोमाइसीड्स भी मोस्टली हैप्लॉयड है। 1-2 इसके मेंबर्स हैं, आई थिंक कैंडाइडा है जो डिप्लॉयड, अदरवाइज मोस्टली मेंबर्स इसके हैप्लॉयड हैं। फिर क्या होगा, यहाँ पे आगे आप देखें डिवीजन होगी। तो डिवीजन के नतीजे में आप देखें कि इसमें मियासिस होगी, मतलब लिखा हुआ भी है मियासिस। मियासिस 1 से 2, मियासिस 2 से 4 न्यूक्लियाई बन गए इसी एक सेल में, किसमें, हुक सेल में या पेनल्टीमेट सेल में। और फिर इसमें एक दफ़ा क्या होगी, माइटोसिस। इस माइटोसिस के नतीजे में 4 से 8 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। ये 8 न्यूक्लियाई किस में तब्दील हो जाएंगे, ये 8 सेल्स में। तो ये 8 सेल्स क्या बन जाएंगे, 8 एस्कोस्पोर्स। और ये जो हुक सेल, ये पेनल्टीमेट सेल है, ये ज़ाहिर है सुरान इलांगेट हो जाता है, एक सैक थैली सी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसको हम क्या नाम देंगे, एस्कस का नाम देंगे। स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेंगे, एस्कस। एस्कस का स्ट्रक्चर बन गया, उसमें 8 एस्कोस्पोर्स बन गए। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, एस्कस फटेगी तो एस्कोस्पोर्स रिलीज़ होंगे और उसकी रिप्रोडक्शन आगे कंटिन्यू हो जाएगी। तो अब ये होता है, साथ ही इसमें ये स्टेप्स तो हमने ना, एक हाइफा जो था ना उसको हम लेके चले ना, ये एस्कोजिनस हाइफा ना, आप देखिए एक नहीं बहुत सारे हैं, सब की टिप पे यही काम चल रहा होता है। तो ये इस तरह के एस्कस एक नहीं बल्कि बहुत सारे एसाई किससे बन जाते हैं, एक एस्कोगोनियम से बनने वाले एस्कोजिनस हाइफा से, हर एक की टिप पे एक एक। और फिर इसमें यह भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मोस्टली एस्कोमाइसीड्स में जब ये एस्कोजिनस हाइफा प्रोड्यूस होती है, तो फर्टाइल हाइफी है ना, इन्होंने तो क्योंकि आगे जाइगोट बनाया, इसी के साथ साथ ना कुछ स्टीराइल हाइफी भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं साइडों से। ये स्टीराइल हाइफी जो है, ये मैस ऑफ एसाई को कवर कर लेते हैं। और ये क्या बन जाएगी, स्टीराइल हाइफी की कवरिंग में फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी किस चीज़ का नाम है, विजिबल स्ट्रक्चर का नाम है। तो विजिबल स्ट्रक्चर जो नज़र आता है रिप्रोडक्शन की गौर से ना, वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और ये स्ट्रक्चर जो है इसका क्या होगा, इसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। एस्कोमाइसीड्स की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प कहलाएगी। लिहाजा एस्कोकार्प में असाई होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात बता रहा हूँ। एस्कोकार्प में असाई, हर एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स होंगे, 8 एस्कोस्पोर्स होंगे, ठीक है। और बाज़ का ये होता है कि फ्रूटिंग बॉडी जो है ना, उसमें ये असाई एक लेयर की सूरत में आ जाते हैं, तो वो एक पूरी फर्टाइल लेयर बन जाती है। उस फर्टाइल लेयर को हम हाइमीनियम का नाम देते हैं। तो इस तरीके से ये भी टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ में पढ़ाऊँगा, तो उसमें आपको बात समझ आएगी कि इसमें इस तरीके से आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन डायग्राम्स में। ये इसकी जो है ना फ्रूटिंग बॉडी बन गई। फ्रूटिंग बॉडी की वाल्स किससे बनी हुई है सारी, ये स्टीराइल हाइफी हैं सारे, ठीक है। अंदर इसकी ये फर्टाइल हाइफी हैं जिनसे असाई और फिर एस्कोस्पोर्स बन गए। साथ ही इसमें स्टीराइल हाइफी और भी मौजूद होते हैं जिनको पैराफाइसिस कहते हैं। ये थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, पैराफाइसिस का इनको हम नाम देते हैं। और ये जो है ना फ्रूटिंग बॉडी को ना, ये जो प्रीडियम लिखा हुआ है इसकी फ्रूटिंग बॉडी की वाल को कहते हैं। और इधर भी आप ये देख सकते हैं। तो ये पूरी एक फर्टाइल लेयर होगी ना, देखें यहाँ पर ये असाई की ये फर्टाइल लेयर क्या कहलाएगी, इसको हाइमीनियम कहेंगे। हाइमीनियम में जो है असाई भी हैं और साथ इसमें कुछ स्टेराइल सेल्स की प्रोटेक्शन के स्टेराइल हाइफी भी यहाँ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जिनको पैराफाइसिस का नाम देते हैं। और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाएगा, फ्रूटिंग बॉडी या एस्कोकार्प का स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो आप जो है यहाँ तक इसको 204 पेज यहाँ तक आप इसको पढ़ के आ जाएंगे, मतलब पढ़ लेंगे इसको। और इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज़ कुछ हैं, ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।